का कर्तव्य होगा जानकारी को उपलब्ध कराना, जानकारी को उपलब्ध कराना, जानकारी को उपलब्ध कराना। ठीक है, पीएम हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, ऐसे लिख लीजिए। पीएम मांग सकते हैं आपका, तो वो जानकारी जो है प्रधानमंत्री की ड्यूटी होगी, पीएम्स ड्यूटी है कि उसको वो जानकारी क्या होगी, वो उपलब्ध करवानी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में कार्यपालिका के लिए हमारा जो कार्यपालिका है उसमें काम आप जानते होंगे, बहुत सारे काम जो किए जाते हैं कार्यपालिका के, वो विभिन्न पदों के द्वारा किए जाते हैं। उन पदों की नियुक्ति है, विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां, ये भी किसको अधिकार है, राष्ट्रपति को अधिकार है। यहां से एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वह कौन है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, कौन है बताइए, क्या कह रहे हैं, दिखाएंगे, बोलेंगे भाई दिखाइए सर, और काम का दिखाओ बच्चे, इसके बारे में बात हो चुकी है। कलर के लिए कपड़ा नहीं है, आप कपड़े की दुकान पे नहीं आए हैं दोस्त, आप कपड़े की दुकान पे नहीं आए हैं, प्लीज ना लिखें, मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसा समझिए मेरा आदेश है आपको, एक गुरु आदेश है। ब्लैक तो था ही, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी थी उसमें, बच्चों की वजह से बदला है, टेक्निकली बदला गया है वो, और अब ये यही रहेगा, है ना, ऐसे समझो ये आदेश है, गुरुआदेश जिसको हम बोलते हैं सीएम की नियुक्ति हो गई, बहुत सारे साथियों ने लिखा, सीएम की नियुक्ति हो गई, बहुत बढ़िया, इन अच्छे बच्चों की तरह लगो, सिर्फ क्लास पर फोकस करें, बहुत अच्छा लिखा। हाँ बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सर राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, बहुत बढ़िया। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या बोलेंगे, विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां। देखो एक मैं आपको सिद्धांत बताता हूं, पदों पर नियुक्तियां, क्या बोलेंगे, अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स ऑन इंपोर्टेंट पोस्ट्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसके है, वो नियुक्तियां हैं जिनका अधिकार किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को अधिकार है इनका। दिस राइट हैव ओनली प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को जिनका अधिकार प्राप्त है वो कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से देखना है। जैसे इसमें पहला ही आता है सबसे बड़ा पद, राष्ट्रपति साहब के बाद में अगर हम बात करें, यूँ तो वरीयता में तो बहुत सारे पद हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास प्राप्त है हमारे यहाँ पर, तो वास्तविक शक्ति है प्रधानमंत्री के पास में, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, तो आप कहेंगे भैया प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 75 से वो राष्ट्रपति साहब करते हैं, और एक शब्द लिखना, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, सिर्फ एक छोटा सा शब्द लिख लेना, प्रसाद पर्यंत। क्या बोलेंगे, प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है आपका ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। कितने लोग नहीं जानते प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है, एक बार थम्स अप करके बताएं मुझे, जो प्रसाद पर्यंत शब्द का मतलब नहीं समझते, या नो लिख के बताएं, उम्मीद करूंगा बहुत सारे साथी नहीं जानते होंगे देखो मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा था अभी, जब आप एक छात्र हैं तो इतनी सी छोटी सी बात अपने बेंच पे या कहीं भी लिख के रखिए, नो कंप्लेंट्स। शिकायतें आपके जीवन में जितनी कम होंगी, चॉइसेस जितनी कम होंगी, उतना आसान होगा। ब्लैक कर लीजिए, वाइट कर लीजिए, है ना, इसको रेड कर दीजिए, तो उस तरह की चॉइसेस के चक्कर मत पढ़ो। नो लिखा बहुत सारे लोगों ने, ज़्यादातर नहीं जानते हैं। अब हम इतने दिन से पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, जरा मुझे ध्यान से बताना। क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारा देश डेमोक्रेटिक है, इसको नोट मत करना, बस हाँ या ना में आंसर करते रहना, आप समझ पाएंगे। हमारा देश डेमोक्रेटिक है या नहीं है, यानी कि हमारा देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है या नहीं है, लोकतंत्र हमारे देश में है, हमारे यहाँ पर संसदात्मक व्यवस्था ली गई है। तो जब आपने अपना वोट डाला, वोट डाला तो किसी की विजय हुई, कोई व्यक्ति सांसद बना,
और एमपी जो जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा थे उन सब ने अपनी सरकार बनाई। उसमें जो बहुमत दल का नेता था वही प्राइम मिनिस्टर बना। तो लोकतंत्र में तो क्या शक्ति किसको दी गई है? जनता को दी गई है। अब जिसको चुनकर आपने भेजा, और हमारा संविधान ये कहता है कि वह व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति साहब अगर उससे प्रसन्न है तो वो अपने पद पर बना रहेगा। तो आपकी नज़र में ये सही है या गलत है? अभी तक की जितनी बात मैंने बोली कि भाई हमारे यहाँ लोकतंत्र में जनता को शक्ति है, जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति ही प्रधानमंत्री है। भाई बहुमत दल का नेता है ना, तो जनता के द्वारा चुना गया है। फिर कह दिया गया कि साथ में कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा, यानी राष्ट्रपति साहब यदि खुश हैं तो ही अपने पद पर बना रहेगा। तो ये बात सही हुई या गलत हुई? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये तो बात गलत हुई। लेकिन जब ब्रिटेन से हमारी संसदात्मक शासन प्रणाली को लिया गया, तो संसदात्मक प्रणाली का तो मतलब यही है कि वो कहाँ से ली हमने? ब्रिटेन से ली गई। और ब्रिटेन में भी यही होता है कि भाई नॉमिनल हेड जो है वहाँ पर भी कौन है? जो ब्रिटेन की महारानी या फिर आपका जो राजा है। हमारे यहाँ पर भी नॉमिनल हेड यानी नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख किसको बनाया गया? वो प्रेसिडेंट को बनाया गया। लेकिन यहाँ पर कह दिया गया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे प्रधानमंत्री। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है। आप कहेंगे, हालांकि इस पर बहुत विभेद रहा था। आपका अगर मैं बात बताऊं, राजेंद्र प्रसाद जी का तो एक भाषण भी है इस बात पर कि संविधान में कहीं ये बात नहीं लिखी गई है। ठीक है। संविधान में ये बात किस बात के लिए कह रहे हैं कि जब वो आपका राष्ट्रपति थे 1960 में थे, तो उन्होंने इस बात का कॉन्ट्रडिक्शन किया कि भाई जो प्रधानमंत्री, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति साहब बाध्य हैं। तो उन्होंने इस बात को कहा था उस टाइम पे कि भाई वो कहीं भी नहीं लिखा गया 1960 के अपने भाषण में। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि 1978 में उसको कह दिया गया कि भाई सलाह माननी ही पड़ेगी। तो वास्तविक शक्ति किसके पास में हो गई? भाई राष्ट्रपति साहब तो किसी चीज को पुनर्विचार के लिए सिर्फ एक बार लौटा सकते हैं। आप मुझे बताइए, सिर्फ वो अंततः तो उनको उसको मानना पड़ेगा। जो मंत्रिमंडल की सलाह है उसको अंततः उनको मानना पड़ेगा। आप कहेंगे हाँ भैया मानना पड़ेगा। तो वास्तविक शक्ति किसके पास में हो गई? तो वास्तविक शक्ति आप कहेंगे भैया मंत्रिपरिषद के साथ में प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविक, क्योंकि वो उस बहुमत दल का नेता है। तो फिर इसको ये बात क्या हुई कि ये जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होंगे। ये सिर्फ इस बात के लिए है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो सदन में अपना जो बहुमत है वो खो दें, और राष्ट्रपति साहब को पता चले कि जो मान के चलो मोदी जी हैं वो सदन में अपना जो है बहुमत खो चुके हैं। अब सदन में अगर वो बहुमत खो चुके हैं तो, और तब भी अपने पद पर बने हुए हैं, तो तब के लिए ये स्थिति काम आएगी। इसके लिए हमारे लोगों ने विचार किया कि उस समय क्या होगा, राष्ट्रपति साहब चाहें तो उनको क्या करेंगे फिर कि भाई अगर आप बहुमत ही खो चुके हैं, और जो बहुमत आपको प्राप्त होना चाहिए, भाई प्रधानमंत्री कौन है? बहुमत दल के नेता हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा बहुमत है, और वो बहुमत ही वो खो दें तो फिर उनको हटाने का अधिकार किसको होगा? वो राष्ट्रपति साहब को होगा। बात क्लियर है? इसीलिए यहाँ पर हमने प्रसाद पर्यंत शब्द का इस्तेमाल किया है कि राष्ट्रपति साहब उस स्थिति में प्रसन्न है तो आपका, या प्रसन्न नहीं है। और इसका सीधा सीधा लॉजिक ये है कि अगर बहुमत आपने खो दिया है तो राष्ट्रपति साहब के प्रसाद पर्यंत रहेंगे, उनकी क्या बोलेंगे, उनकी खुशी से रहेंगे। बात क्लियर है? आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी तो प्रसाद पर्यंत शब्द कहीं भी आएगा, उसको आपको ध्यान से समझना है। दूसरा, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्री परिषद की जो नियुक्तियां, समझ गए ना, ये सब नियुक्तियों की बात हम कर रहे हैं। मंत्री परिषद की जो नियुक्ति होगी हमेशा वो पीएम की सलाह पर होगी, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर होगी मंत्री परिषद। ठीक है। और मंत्री परिषद भी क्या रहेगी? प्रसाद पर्यंत रहेगी, प्रसाद पर्यंत रहेगी, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहेगी। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स should be appoint on the advice of PM, एडवाइस ऑफ पीएम। ठीक है। तीसरी चीज क्या आएगी इंपॉर्टेंट यहां पर? राज्यपाल। राज्यों में राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल, उप राज्यपाल और
प्रशासकों की नियुक्ति, प्रशासकों की नियुक्ति, ये सब भी क्या रहेंगे? प्रसाद पर्यंत रहेंगे। किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के। गवर्नर, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बहुत पूछता है एसएससी, एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। फिर पोस्ट का नाम आप लिखते रहना है ना, और आगे लिख लेना कि आपका जो भी प्रसाद पर्यंत होंगे। जैसे यहाँ पर एक छोटी सी बात और लिख लें, जब राज्यपाल की नियुक्ति होगी तो किसकी सलाह पर होगी? पीएम की सलाह पर होगी। ये सभी नियुक्तियां किसकी सलाह पर होती हैं? ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम होंगी, पीएम की सलाह पर, बाय द एडवाइस ऑफ पीएम होंगी। अब देखो एक क्वेश्चन समझिए यहाँ पर, ये तीनों शब्दों को ध्यान से देखना। क्या आप जानते हैं कि राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक में क्या अंतर होता है? देखो, जो राज्यपाल है, राज्यपाल किसके लिए होते हैं? ये तो स्टेट के लिए होते हैं। जैसे केंद्र में आपका कौन है? केंद्र में जो स्थिति राष्ट्रपति की है, स्टेट में वही स्थिति किसकी है? वो आपका किसकी है? राज्यपाल की है। उपराज्यपाल और प्रशासक में अंतर बचा। उपराज्यपाल होते हैं आपका यूटी के लिए, किसके लिए? यूटी के लिए, ठीक है। और प्रशासक भी होते हैं यूटी के लिए। अब इन दोनों नामों में क्या अंतर है? तो अब तो दरअसल में कोई अंतर नहीं बचा है। पहले का अंतर मैं आपको बताता हूँ क्या अंतर हुआ करता था। उपराज्यपाल के जो है आपका, वो यूटी में नियुक्त होते थे, और राज्यपाल आपका राज्यों में नियुक्त होते थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर कि फिर हम प्रशासक क्यों बोल रहे हैं यूटी के लिए? तो प्रशासक का मतलब होता था, देखो शासन होता है, गवर्नमेंट, जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमको प्रशासकों की, एडमिनिस्ट्रेटर्स की आवश्यकता होती है। तो जो प्रशासक होते थे वो होते थे आपका आईएएस और आईपीएस। यानी कि जैसे तीन है यहाँ पर, अगर मैं छोटी सी बात आपको बता दूं, एक तो चंडीगढ़, नोट मत करना इसको, हम आगे स्टेट में बहुत अच्छे से समझेंगे, बस थोड़ी सी समझ रखें। एक चंडीगढ़ हो गया, एक आपका दादरा हो गया, दादरा नागर हवेली, दादरा, सिर्फ छोटा सा लिख लेना, सॉरी, दादरा, दादरा और आपका लक्षद्वीप। ये तीन ऐसे हैं हमारे यहाँ पर। बताएं पहली बात तो यूटी कितने हैं टोटल? इन तीन में होते हैं आपके प्रशासक, इन तीन में प्रशासक होते हैं। बाकी के जो 5 यूटी हैं उनमें उपराज्यपाल होंगे। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर प्रशासक होंगे, तो प्रशासक के लिए क्या शर्त थी? प्रशासक होने चाहिए थे आईएएस और आईपीएस, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्रशासक कौन बनते थे? पॉलिटिशियन नहीं बनते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, आईएएस होते थे या फिर आईपीएस, ये प्रशासक होते थे। तो जो प्रशासकों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा होगी? वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। लेकिन अब ये आईएएस आईपीएस वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं रिसेंट में, कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि आपका लक्षद्वीप के वर्तमान में प्रशासक कौन है? और जो लक्षद्वीप के हैं वही अभी दादरा के भी हैं, ठीक है, क्योंकि जो लक्षद्वीप के प्रशासक थे वो एक आईपीएस थे, आपका दिनेश्वर शर्मा, तो वो एक्सपायर हो गए, तो उनकी जगह प्रभार दे दिया गया जो दादरा नगर के प्रशासक थे। उर्जित पटेल बता रहे हैं बहुत सारे लोग तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं पता, नहीं पता, बहुत सारे लोग गलत आंसर कर रहे हैं। ये तो रिसेंट का करंट अफेयर्स तुमको पता होना चाहिए। दिनेश्वर शर्मा एक्सपायर हो गए भैया, जो दिनेश्वर शर्मा लिख रहे हैं। प्रफुल्ल, अनुज, अंजू जी ने सही आंसर दिया है, प्रफुल्ल पटेल। तो प्रफुल्ल पटेल को जब ये वहां पर कार्यभार दिया गया, तो प्रफुल्ल पटेल जो है वो आईएएस या आईपीएस नहीं है, वो एक पॉलिटिशियन है। और साथ में अगर मैं बात बताऊं, जो एक आपका 1980 के दौर में, 1980 के आसपास ये कह दिया गया था कि जो पंजाब का राज्यपाल होगा वही आपका चंडीगढ़ का भी होगा। तो पंजाब के राज्यपाल के लिए तो शर्त नहीं है कि वो सिविल सेवा में हो। तो पंजाब का राज्यपाल तो जो है आप कह सकते हैं कि भैया वो तो एक सामान्य नेता हो सकता है, एक पॉलिटिशियन हो सकता है, सामान्य तो नहीं रहता राज्यपाल होके, तो वो एक नेता होता है, एक पॉलिटिशियन होता है। तो उसके लिए भी फिर शर्त नहीं बची। तो अब तो कॉमन सी बात है कि यूटी में होंगे उपराज्यपाल और प्रशासक, और स्टेट में होते हैं राज्यपाल। अब बात क्लियर है सर? प्रसाद पर्यंत को एक बार और प्रसाद पर्यंत को एक बार और समझा दी। प्रसाद पर्यंत मैंने समझाया ना दोस्त, कितने आसान से शब्दों में आपको समझाया कि राष्ट्रपति साहब को ये शक्ति दी गई है। तो मैंने कॉन्ट्राडिक्शन बताया कि भाई शक्ति तो प्रधानमंत्री के पास में होनी चाहिए,
तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कैसे कर रहे हैं? ये तो लोकतंत्र जैसी बात नहीं हुई कि एक व्यक्ति को अधिकार दे दिया गया।